हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी इलेक्टिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाली है आप सब बच्चों के लिए ये वीडियो। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर हम जो है फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसके अलावा आपको और भी प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। तो अगर सारे प्रैक्टिस पेपर आप अच्छे से कर लेते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर करोगे और सभी आप अच्छे से करते हो, तो आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं और वो नेक्स्ट पेपर जो होते हैं उनमें रिपीट देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के जितने भी प्रैक्टिस पेपर हमारे चैनल पर शेयर किए जाएंगे आप सभी को अच्छे से कीजिएगा। ये नंबर 1 प्रैक्टिस पेपर रहेगा। क्लियर? सो मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 80 और टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें 3 खंड आपको मिलेंगे, क ख ग। ठीक है, और इनका जो निर्देश है उन सबका पालन करते हुए आपको टोटल क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड अ दिया गया है वस्तुपरक प्रश्न, यानी सबसे पहले आपको अपठित बोध दिया गया है, तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। दुनिया के बहुत सारे देश गर्मी झेल रहे हैं। भारत के भी अधिकतर मैदानी भाग गर्मी महसूस कर रहे हैं। पूरे विश्व में इस प्रकार की गर्मी को लेकर दुनिया भर के पर्यावरणविदों की चिंता स्वाभाविक है। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में दुनिया के 200 वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी कि मौजूदा तापमान वृद्धि भारत पृथ्वी पर जीवन को कठिन बना सकता है। हर साल दुनिया के तमाम देश इस सम्मेलन में जुटते हैं और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के बाद वादे करके वापस लौट आते हैं। मगर सच्चाई यह है कि हर साल वैश्विक तापमान में कुछ वृद्धि ही दर्ज होती जा रही है। मौसम का मिजाज इस कदर बदल चुका है कि बेमौसम तेज बारिश तो कहीं ठंडे कहे जाने वाले शहरों में लू के थपेड़ों से जो जीना है वो क्या हो गया है, वो मुहाल हो रहा है। इन सब का बुरा प्रभाव खेती, किसानी, बागवानी इन सभी पर पड़ रहा है। बहुत सारी वनस्पति और वन्य जीव खतरे की कगार पर पहुंच चुके हैं। भारत में इस वक्त जब गेहूं और दलहनी फसलों के लिए ठंडे मौसम और कोहरे की जरूरत होती है, तब धरती जो है तप रही है। इससे जो फसलों की पैदावार उस पे वो भी कम होगी। और पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि फरवरी का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौट आती है। इस तरह फसल के दाने जो है वो ठीक से नहीं भर पाते। इससे स्वाभाविक ही अन्न के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। मौसम का चक्र बिगड़ने से अनेक प्रकार के जो विषाणु है वो भी पनप रहे हैं, जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। और ये सभी आप जलवायु परिवर्तन देख ही रहे हो। वायु प्रदूषण और उससे पैदा होने वाली बीमारियों को रोकना बहुत सारे देशों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इस तरह दुनिया भर में स्वास्थ्य खर्च बढ़ा है। जिन देशों का श्रम बल अधिक समय अस्वस्थता से जूझता है, वहां के उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है। इन तथ्यों से अब यह शायद ही कोई परिचित है, मगर हैरानी की बात यह है कि धरती पर जीवन के लिए खतरा बन चुके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित संजीदगी कहीं नजर नहीं आती। कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और उसके दोषियों पर दंड के प्रावधान को लेकर अब तक कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं बन पाया है। इसके लिए कोष बनाने पर रजामंदी नहीं हो पाई है। इस तरह तो तपती धरती को शायद ही ठंडक पहुंचेगी। तो मौसम के मिजाज के बदलने का क्या कारण है? तो मौसम के मिजाज बदलने के कारण है वैश्विक तापमान में ह्रास। दुनिया भर के पर्यावरणविद क्यों चिंतित हैं? तो वो चिंतित हैं पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने की आशंका से। नेक्स्ट है, दुनिया के तमाम देश जो है जलवायु सम्मेलनों में सिर्फ वादे करके क्यों चले जाते हैं? तो अपने अपने स्वार्थ और हितों के कारण। गेहूं और दलहनी फसलों के लिए किस प्रकार के मौसम की जरूरत होती है? तो गेहूं और दलहनी फसलों के लिए ठंडे मौसम और कोहरे की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, फरवरी का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौटने का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है कि अन्न का जो उत्पादन होता है वो सीमित हो जाता है। नेक्स्ट है, वन्य जीव खतरे की कगार पर पहुंच चुके हैं। पंक्ति संबंधित है, तो ये पंक्ति किससे संबंधित है? ये है लुप्त प्राय दुर्लभ जीवों की कमी से। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, आज बहुत सारे देशों के लिए बड़ी चुनौती क्या है? तो बहुत सारे देशों के लिए चुनौती है वायु प्रदूषण और उससे पैदा होने वाली बीमारियों को रोकना। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न देशों में उत्पादन की कमी का कारण है। तो विभिन्न देशों में उत्पादन की कमी का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रति उदासीनता, नागरिकों की शारीरिक अस्वस्थता। तो ये ग आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 दिया गया है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन दिया गया है, धरती पर जीवन के लिए खतरा बन चुके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित संजीदगी कहीं नजर नहीं आती।
और क्यों कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और उसके दोषियों के पर दंड के प्रावधान को लेकर अब तक कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं बन पाया है। ए और आर दोनों ही सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम का चक्र बिगड़ने से अनेक प्रकार के विषाणु पनप रहे हैं जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। खेती किसानी बागवानी पशुपालन पर जलवायु परिवर्तन का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा जो पहला वाक्य है ये ठीक है। उसके बाद देखिए, विभिन्न देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित गंभीरता दिखाई देने लगी है, तो कोई गंभीरता नहीं है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो केवल 1 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले जो उत्तर हैं उनको चुनकर लिखना है। समान नहीं है वस्तु जो खरीदी जा सकती हो बाजारों से, इसकी कीमत तुम पूछो जाकर कलाकार फनकारों से। हासिल करना यदि से चाहते तो आदर्शों के प्रतिमान बनो, ईर्ष्या से होता विध्वंस है तो हो पाता ना निर्माण कोई। ठीक है, जो कुंठित है उसका समाज में करता ना सम्मान कोई, प्रेम बेल लहराओ उर्मे तुम करुणा की खान बनो। गुणवान न बनो गुणवान बनो, बलात्कार अपहरण खून जो करते अपने हाथों से, बेच आत्मा जोड़ रहे वो सिक्के कुछ अपराधों के। तो आगे भी इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए कथनों के अनुसार उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। इसमें कथन आपको दिया गया है, कवि आदर्शों के प्रतिमान बनाने के लिए कहता है, ठीक है, कवि ने श्रम करने पर बल दिया है और आपराधिक क्रियाओं में लिप्त व्यक्ति मासूमों की हाय प्राप्त करता है। कवि ईर्ष्या और विध्वंसकारी गुणों का सम्मान करता है, तो ये गलत है। इसमें सही क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 जो विकल्प हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, कवि क्या बनने की सलाह दे रहा है, तो कवि गुणवान बनने की सलाह दे रहा है। छोड़ो तुम आलस के तम को, हर क्षण करो समर्पित श्रम को, कहकर कवि किस ओर संकेत कर रहा है, तो कवि जो है वो नव विकास और निर्माण करने की ओर संकेत कर रहा है। कवि के हृदय में क्या लहराने की बात कही है, कवि ने हृदय में प्रेम लहराने की बात कही है। वस्तु की असली कीमत कौन पहचानता है, तो वस्तु को बनाने वाला ही वस्तु की असली कीमत को पहचानता है। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके लिखना है। तो इसमें देखिए, कथन है, ईर्ष्या से मानव का विध्वंस होता है। कारण है, कुंठित व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता। तो इसमें कथन और कारण दोनों क्या है, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम बेल में कौन सा अलंकार है, तो प्रेम बेल में रूपक अलंकार है। कवि क्या छोड़ने की कह रहा है, कवि जो है यहाँ पर आलस छोड़ने की बात कर रहा है। अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता एवं स्पष्टता के रूप में हम पत्रकारिता के किस विषय की बात कर रहे हैं, तो हम पत्रकारिता के मूल्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, उसके मूल्यों की। नेक्स्ट देखिए, किस घटना के समाचार बनने के लिए निम्नलिखित में से किन तत्व का होना जरूरी है, तो इसमें आ जाएगा आपका नवीनता है, ठीक है, जन रुचि, निकटता और प्रभाव। तो घटना के समाचार बनने के लिए इन चारों तत्वों का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो दादा साहब फाल्के जो है पहली फिल्म जो मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचारों को कवर करते हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी मुद्दे को समाचार बनने के लिए एक पक्षीय होना आवश्यक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों का टकराव और संघर्ष में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है, तो ये ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचारों को कवर करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। किसी मुद्दे पर समाचार बनाने के लिए एक पक्षीय होना आवश्यक है, ये गलत है। लोगों की टकराव एवं संघर्ष में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है, तो ये ठीक रहेगा। तो आंसर आपका ग हो जाएगा। 1 व 3 दोनों जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मिस रुचिका तथ्यों की गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने का काम करती है। यहाँ पत्रकारिता की किस प्रकार की बात हो रही है, यहाँ पत्रकारिता की खोज परख पत्रकारिता के बारे में बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1, तो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सचीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो इसको आप पढ़ लेंगे। ये आपको काव्यांश दिया गया है। तो उपयुक्त काव्यांश में काव्य का कौन सा गुण विद्यमान है, तो इसमें ओज गुण जो है विद्यमान है। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश में तितलियां किसका प्रतीक है, तो ये सुंदर युवतियों का प्रतीक है।
काव्यांश का मूल भाव क्या है? तो स्वाधीनता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना काव्यांश का मूल भाव है। जाग तुझको दूर जाना से क्या अभिप्राय है? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक होकर आगे बढ़ना जो है, जाग तुझको दूर जाना, इसका इससे अभिप्राय है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है आकर्षण के सामने आने से व्यक्ति की दृढ़ प्रतिज्ञा में वृद्धि हो जाती है, तो ये जो है गलत है। सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग की बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, ठीक हो जाएगा। और संघर्षशील व्यक्ति को कोमल भावनाओं से सावधान रहना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो इसके अंदर कथन 2 और 3 हमारे सही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, निर्देशानुसार उचित विकल्पों का चयन करना है। लोग ज्ञान न पा सके इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सके इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से कबाब से मोटा ताजा रखती है यह सरकार। धीरे धीरे जोक की तरह यह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है, यह शासन प्रणाली। तो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ की शासन प्रणाली की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन प्रणाली की बात की जा रही है। गद्यांश में क्या दर्शाया गया है? गद्यांश में शासन की अन्यायपूर्ण नीति को दर्शाया गया है। इस सरकार ने अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून क्यों गढ़े हैं? तो लोग वीर और स्वाधीन न हो सके इसलिए। सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है, इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है ज्ञान पाने वाले साधनों को काबू में करके अज्ञानता से भर देना। नेक्स्ट देखिए, कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है और बताना है आपको। देश की दुरावस्था से चिंतित युवा पीढ़ी का विद्रोह जो है वो मुखर है। शासन व्यवस्था जोक की तरह देश के धर्म, धन व प्राणों को चूसती जा रही है, तो इसमें कथन ए सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। ये कथन किसने कहा? ये अघोरनाथ के मित्र का कथन है। भुवन मोहिनी कौन थी? तो शरद की माता जो है वो भुवन मोहिनी थी। शरद द्वारा किए जाने वाले निषिद्ध कार्यों संबंधी कथनों पर विचार आपको करना है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा 1 और 2 इसमें आपके सही रहेंगे। बाग से फूल चुराना और तितली पकड़ना। नेक्स्ट देखिए, बेंद्रे साहब की मकबूल के पिता से मुलाकात का क्या परिणाम हुआ? तो पिता ने मकबूल के लिए ऑयल कलर ट्यूब व कैनवस मंगाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है, तो यहाँ पे गोखरू क्या है? गोखरू जो है एक भयंकर गोखरू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक भयंकर जो है विषैला सांप है। उसके बाद भागलपुर क्या है? भागलपुर शरद का ननिहाल है। देवानंदपुर क्या है? देवानंदपुर ये जो है बंगाल का एक गांव है। और सिवार है एक जलीय पौधा। तो ये आंसर जो है यहाँ से ख आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, मकबूल किस खेल में अव्वल आते थे? मकबूल हाई जंप्स में अव्वल आते थे। नेक्स्ट देखिए, कथन ए एम.एफ. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है। ठीक है, तो ये ठीक है। और एम.एस. हुसैन को एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में बुनियादी आधार देने का कार्य उनके पिताजी ने किया था। तो हमारे कारण और कथन दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न रहेगा खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको दृश्य लेखन लिखना है। तो देखिए, इसमें आपको दिया गया है 2020 क्रिकेट मैच का दृश्य या हिंदी विषय की कक्षा का एक दृश्य आपको लिखना है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे 2020 मैच का एक दृश्य जो है, गर्मियों की एक सुनहरी शाम, स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, चारों ओर उत्साह और रोमांच का माहौल था। जैसे ही टॉस हुआ, दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। पहली गेंद डाली गई और बल्लेबाज ने शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दर्शकों का उत्साह जो है वो चरम पर पहुंच गया। हर चौके छक्के पर लोग झूम उठते तो हर विकेट पर मैदान में सन्नाटा छा जाता। आखिरी ओवर में जब मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा तो हर दर्शक सांसें थामे बैठा था। आखिरी गेंद पर जीत के लिए छक्के की जरूरत थी और बल्लेबाजों ने गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और विजेता टीम के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और मैच हमेशा के लिए यादगार बन गया। नेक्स्ट है
हिंदी विषय की कक्षा का एक दृश्य है। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे विद्यालय की हिंदी कक्षा का दृश्य बेहद रोचक था। कक्षा के सभी छात्र ध्यानपूर्वक अध्यापक की बातें सुन रहे थे। अध्यापक रहीम के दोहे पढ़ा रहे थे और उनका अर्थ समझा रहे थे। छात्रों ने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जिनका अध्यापक ने सरलता से उत्तर दिया। फिर उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देने में छात्र पूरी तरह से उत्सुकता दिखा रहे थे। तो अपने आप से भी इसमें ऐड करके लिख सकती हूँ। बहुत ही सिंपल सी ये दिया गया है। बीच बीच में कोई छात्र चुटकुला सुना देता जिससे कक्षा का वातावरण हल्का हो जाता। अध्यापक ने बोर्ड पर सुंदर अक्षरों में एक दोहा लिखा और छात्रों को इसे अपनी कॉपी में उतारने को कहा। पूरी कक्षा में एक सकारात्मक ऊर्जा थी और सभी छात्रों को हिंदी पढ़ने में आनंद आ रहा था। नेक्स्ट देखिए, आपके क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिससे आम जनजीवन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। तो आंसर रहेगा सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम लिख देंगे और नगर का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ध्वनि प्रदूषण की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए महाशय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मोहल्ले में लगातार लाउडस्पीकर, वाहनों के हॉर्न, निर्माण कार्यों की तेज आवाज से लोगों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है, बुजुर्गों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और बीमार लोगों को आराम करने में कठिनाई होती है। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम किए जाएं और जनता को जागरूक किया जाए। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो आपका नाम आ जाएगा, पता तारीख लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है शिक्षा निदेशालय दिल्ली में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रिक्त है। अपनी योग्यता का विवरण देते हुए शिक्षा निदेशक को लगभग 120 शब्दों में आवेदन पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा कुछ इस तरह से लिखेंगे। सेवा में शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली, विषय रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु आवेदन। महाशय, मैं हिमांशु या हिमांशी आपके विभाग में रिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आवेदन चाहता हूं या चाहती हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। योग्यता लिख देंगे स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, कंप्यूटर में डिप्लोमा, टाइपिंग स्पीड है हिंदी व अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट, 2 वर्ष का अनुभव। तो इस तरह से आप इसमें डिटेल लिख देंगे। मैं ईमानदारी और पूर्ण समर्पण से कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। कृपया मुझे इस पद के लिए एक अवसर प्रदान करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी या रहूंगा। धन्यवाद। बहुदीय हिमांशु, हिमांशी, पता और तारीख जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप हिमांशी और हिमांशु हैं। अपने मोहल्ले में आयोजित दंत स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी शिविर के लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट प्रेस जो है विज्ञप्ति तैयार करनी है। अथवा में दिया गया है देश विदेश में रोजगार प्रदान करने हेतु नई युवा नीति पर एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। तो ये आप जो है खुद से करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगले जो है प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं। तो पटकथा किसे कहते हैं? किसी एक पटकथा संबंधित पुस्तक का नाम लिखना है। पटकथा क्या होती है? ऐसी कहानी जिसे पर्दे पर दिखाया जाए, फिर पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे पटकथा कहते हैं। तो पुस्तक पटकथा लेखन एक परिचय, इसके कौन है? मनोहर श्याम जोशी। एक उदाहरण देना है आपको। नेक्स्ट देखिए, जनसंचार के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाले। तो जनसंचार के कार्य क्या होते हैं? जनसंचार के कार्य सूचना देना, शिक्षित करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुरली तऊ गोपाल ही भावती पद में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है पर वह फिर भी प्रिय है, अर्थात पूरी तरह से कृष्ण मुरली के वश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धाओं की कवि ने बगुला सा क्यों कहा है? तो वृद्धाओं को कवि ने बगुला सा क्यों कहा है? वृद्धाएं जो है वो बगुले के समान सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार बगुले शांत भाव से एक टांग पर मछली की बाट जोते हैं, उसी प्रकार जो वृद्धाएं हैं वो भी क्या है? भक्ति में लीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य क्यों मरता है? पंक्ति में शासन व्यवस्था पर किए गए व्यंग्य को स्पष्ट करना है। तो सत्ता हर विद्रोह को दबाने की कोशिश करती है।
मौलिक अधिकारों तक को कुचल सकती है। कवि व्यंग्य करता है कि मृत्यु पर सत्ता का वश चले तो वह उसे भी नियंत्रण में कर ले। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या का एक जो फॉर्मेट होता है उसी तरह से आप इसको करोगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट जो लिखना होता है हाईलाइट करके अथवा में दिया गया है तो इसको आप कर लेंगे। उसके बाद है 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, ईदगाह कहानी में ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसमें हामिद ने अपनी खुशी न्यौछावर करके दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। यह उपहार देख दादी भाव विभोर होकर रोने लगती है। इन्हीं भावना को व्यक्त करने के लिए लेखक ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट देखिए, आदर्श परिवार के विषय में ज्योतिबा फुले के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो आदर्श परिवार के विषय में, आदर्श परिवार क्या है? ज्योतिबा फुले आदर्श परिवार के बारे में कहते हैं, यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में मिलजुल कर रहेंगे तो यह धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। जैसे परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटा सत्यधर्मी होना चाहिए। धर्म सत्ता को परास्त करके समानता मूलक राज का निर्माण आदर्श परिवार से ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो के माध्यम से लाल क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता है? तो लाल जो है अंग्रेजी पराधीनता से मुक्ति पाने में अपना योगदान देना चाहता है। जो राष्ट्र या शासन व्यक्तियों का नाश करता है, ऐसे राष्ट्र एवं शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। लाल इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश में किसी एक की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो इनमें से कोई एक आप लिख देंगे। तो आप इनको यहाँ से अच्छे से देखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्नों का उत्तर देना है। मकबूल कक्षा में हो या दुकान पर उनका ध्यान ड्राइंग या पेंटिंग में रहता था। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकबूल की ड्राइंग व पेंटिंग में गहरी रुचि थी, इसलिए उसका ध्यान ड्राइंग पेंटिंग में ही रहता था। कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर चाक से चिड़िया का चित्र हूबहू बना देता था। दुकान पर बैठकर हिसाब की कॉपी में 20 स्केच बनाना। फिल्मी इश्तिहार इस कदर पसंद आए कि अपनी पुस्तकें बेचकर ऑयल कलर की ट्यूब खरीदकर ऑयल पेंटिंग जो है उसने बना डाली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शरद को अपने शौक छिपाकर क्यों पूरे करने पड़ते थे? तो शरद अपने छिपाकर शौक क्यों पूरे करता था? क्योंकि शरद को अपने शौक छिपकर पूरे करने पड़ते थे, क्योंकि समाज और परिवार की अपेक्षाएं उनके शौक से मेल नहीं खाती थी। संभवतः उनके शौक परंपरागत विचारों के विपरीत थे या फिर उनके घर के वातावरण में उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता था। शरद के अनुशासन प्रिय नाना का मानना था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, प्यार और आदर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, ऐसा उनके नाना का मानना था। ठीक है, और नियम तोड़ने पर आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको यहाँ से बच्चे जरूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।